Good afternoon, girls. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Hello. Hanji. Good afternoon, everyone. ये स्क्रीन दिख रही है, girls? अभी नहीं, सर। सर अभी तो नहीं दिख रही। Hello. सर अभी नहीं दिख रही स्क्रीन। नहीं दिख Yes, sir, रही अभी सर अभी। नहीं दिख रही. Just a second. अब दिख रही है, girls? यस सर। yes, sir, अभी दिख रही यस है। सर। दिख रही है। Okay. यस सर। Hello. यस सर। Girls. Answers right. यस सर। आवाज आ रही। यस सर Okay. आ रही है। अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं. तो ये आपको मुझे सर आपकी वॉइस आ रही नहीं है। हेलो. अब आ रही है, गर्ल्स? यस सर अब आ रही है। बिल्कुल सन्नाटा Just हो a गया। second. Just a second. Okay. अब आ रही है, girls, clearly? यस सर आ सर। रही है। Okay. यस सर। Okay. हाँ जी. हमने आपका मॉडिक्यूलानियन मिलर अप्रोच हम कर रहे थे. ओके. जी. आपका रिवर्सल हमने देखना है. रिवर्सल केस में हमारा क्या होता है उस केस में हमारा क्या होता है. ठीक है. हाँ जी. तो बेसिकली अब आप क्वेश्चन लिखिए, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि आपकी जो मार्केट वैल्यू है, ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म है, वो आपकी जो
अनलेवर्ड फॉर्म है, जो आपकी अनलेवर्ड फॉर्म है, उसकी अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा आ जाती है तो उस केस में हम कैसे करेंगे, ठीक है, वो देखिए हम। ठीक है, हाँ जी, देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिख रहा है गर्ल्स? Yes, sir. हाँ जी, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है L and U are two firms which are identical in all respects except that the firm L has 10%, 25%, 25 rupees 25 lakh debentures. ठीक है, L and U are two firms, ठीक है जी, L has 10% rupees 25 lakh debentures. The earning before interest and tax EBIT आपको गिवन है, EBIT आपको गिवन है, कितना है EBIT आपका? ₹5 लाख for both the firms. For both the firms, okay. The equity capitalization rate of firm L is 20%. Of L is 20%. हाँ जी, and that of U is 12.5%. Calculate the total values of the two firms. निकालिए टोटल वैल्यू, निकालिए भाई दोनों फर्म्स की। कैसे निकालेंगे हम? EBIT दिया हुआ है आपको, ये आपका फर्म L है और ये आपका फर्म U है। हाँ जी, ये आपका EBIT कितना हो गया आपका? 5 लाख। EBIT आपका कितना दिया होगा? ₹5 लाख फॉर बोथ द फर्म्स, लेस इंटरेस्ट। लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है भाई? डेट एल में 10% ऑफ 25 लाख कितना हो गया भाई? 2,50,000। 2.5 लाख। ठीक है जी, ये आपका अनलेवर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये क्या आ गई आपकी? अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर ये कितने आ गए? ₹2.5 लाख, और ये आ गई आपकी ₹5 लाख। ठीक है जी, अब यहाँ पे इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यानी कि के आपका इसका कितना है? आपका लेवर्ड फॉर्म का कितना है भाई? Sir, 20%. 20%। 20%। Please.
और अनलेवर्ड फॉर्म का कितना है आपका? 12.5%. 12.5%। ठीक है जी। उसके बाद आप मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लो। कितना आ जाएगा भाई? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालो। निकालो भाई। एल का तो आ रहा है 12,50,000। सर एल का आ रहा है 12,50,000. 12,50,000। और इसका कितना आ रहा है भाई? 40 लाख। सर 40 लाख. 40 लाख। ठीक है जी। हाँ जी, अब यहां पे देखो मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स कितना है भाई? 25 लाख। इसका कितना है लेवर्ड का? 25 लाख रुपीस। और ये अनलेवर्ड फॉर्म। ये कितना आ गया? वैल्यू ऑफ फॉर्म कितना आ गया आपका? सर 37,50,000. 37,50,000 और इसका कितना आ गया? 40 लाख। अब यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि जो आपका अनलेवर्ड फॉर्म है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है? आपकी लेवर्ड फॉर्म से ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप अगर चाहो तो कॉस्ट ऑफ जो आपका कैपिटल है वो भी निकाल सकते हो। अगर नहीं निकालना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है? सिर्फ 2 मार्केट वैल्यूज कहा गया है, क्योंकि हमारा आर्बिट्रेज प्रोसेस जो है बेसिकली किस पे वर्क करता है? आपका मार्केट वैल्यू पे ही वर्क करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? सिंस बोथ द फर्म्स आर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर द फाइनेंसिंग मिक्स, a situation in which their total values are different cannot continue because the effect of arbitrage will bring the two values together. ठीक है, अब यहां से हमारा आर्बिट्रेज प्रोसेस वर्क करना शुरू करेगा। कौन सा वाला? आर्बिट्रेज प्रोसेस रिवर्सल। क्योंकि यहाँ पे अब हमारा जो अनलेवर्ड फॉर्म है उसकी मार्केट वैल्यू ऑफ फॉर्म ज्यादा है। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, तो अब यहाँ पे आप देखोगे कितना आ रहा है आपका ये। देखो, let suppose that x has 10% shareholders of firm u। ठीक है, he earns ₹50,000। कैसे? क्योंकि 5 लाख उसका क्या है? इक्विटी है। यहां पे दिख रहा है आपका 5 लाख अर्निंग्स फॉर इक्विटी आ रहा था। ठीक है, तो यहां पे देखो लेट हम x मान लेते हैं, कोई इन्वेस्टर है, x हैज 10% होल्डिंग्स इन यू। क्योंकि अब हमें क्या है? हमारा आर्बिट्रेज प्रोसेस रिवर्सल है और मार्केट वैल्यू ऑफ यू क्या है? ज्यादा है, अनलेवर्ड फॉर्म की ज्यादा है। तो हम क्या मान के चल रहे हैं? लेट एक्स हैज 10% होल्डिंग्स इन यू, यानी कि अनलेवर्ड फॉर्म में 10% उसकी होल्डिंग्स है। ठीक है जी। अब वो क्या कहता है? ही अर्न्स, यानी कि उसकी होल्डिंग 10% है, यानी कि कितनी है उसकी होल्डिंग्स? कितनी है भाई? इक्विटी शेयर्स कितने हैं उसके? 50,000 हैं। 5 लाख टोटल कंपनी की अर्निंग्स वो है। ठीक यस. है, इक्विटी इक्विटी है। ठीक है, तो उसकी अर्निंग्स कितनी है? ही अर्न्स कितना है भाई उसका? उसकी टोटल आई थिंक उसकी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी उसकी? जस्ट सेकंड, उसकी 4 लाख हो जाएगी, क्योंकि उसकी एक्स में करंट पोजीशन यू में है। हाँ जी, ठीक है। तो उसकी अर्निंग्स कितनी है उसकी? ओके, his his share in his share in you 10%।
यानी कि उसके पास कितना है, लेवर्ड अनलेवर्ड फॉर्म है, यानी कि इक्विटी की कितनी है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है भाई, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हमने अभी कितनी निकाली थी, ऊपर सर देखो 40 लाख 40 लाख। 40 लाख हमने निकाली थी, ठीक है, यस सर। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है। तो 40 लाख निकाली थी, तो 40 लाख का 10% का वो शेयर होल्डर है, यानी कि 10%, यानी कि ₹4 लाख, ठीक है, दैट इज, मैं ये भी लिख देता हूं, 10% ऑफ ₹40 लाख, ठीक है जी। उसकी जो शेयर है वो कितना है, ही अर्न्स, अर्न कितना करता है वो, इन यू, यू में अर्निंग कितनी है उसकी, कितनी है भाई अर्निंग्स, सर अर्निंग फॉर पाँच। इक्विटी शेयर होल्डर सर 5 लाख, यस सर। तो उसकी कितनी हो गई 10% के हिसाब से, सर 50,000। ठीक है जी। उसकी अर्निंग्स कितनी हो गई भाई, 50,000। अब इसमें से तो कोई डिवेंचर का इंटरेस्ट माइनस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसकी अर्निंग कितनी है इसमें, 50,000 है, ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। अब वो क्या करेगा, ही विल सेल हिज शेयर्स इन यू एंड परचेज, या इन्वेस्ट, आप जो चाहे आप लिख सकते हो, इन्वेस्ट इन, कितना परसेंट खरीदेगा भाई वो अपना, 10% ही उसको क्या खरीदेगा, ही विल सेल ही सिक्योरिटीज इन फॉर्म यू एंड इन्वेस्ट इन अंडर वैल्यूड एल, ही परचेज 10% ऑफ एल्स एल्स डेट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2,50,000, ठीक है भाई, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करेगा वो, ठीक है। वो इन्वेस्ट कितने करेगा, यहां से 4 लाख रुपए इन्वेस्ट, ठीक है जी, 4 लाख रुपए उसके सेल करने से आए हैं, ठीक है जी, देख रहे हो आप, चार यस लाख रुपए उसने, जो उसने यू में उसका पोर्शन था उसको सेल कर दिया अनपरचेज, और इन्वेस्ट इन एल ₹4 लाख, ठीक है। एल जो आपका अंडर वैल्यूड फॉर्म है, उसमें वो 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा, कैसे, ही कैन परचेज 10% ऑफ डेट, डेट कितना है भाई, डेट कितना है भाई, 25 लाख का डेट है, उसका 10% यानी कि 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए का वो क्या खरीद लेगा, 5 लाख। 2.5 सर लाख के वो डिबेंच, हाँ जी, सर इसमें बोरोड फंड्स और ओन फंड्स वो सब नहीं आएंगे क्या? हाँ वो भी आएंगे, वो आपको एक बार समझाने के लिए वो करेंगे हम एक बार, ओके डेट सर। और इक्विटी दोनों होगा, ठीक है, हाँ जी। अब यहां पे देखो, ही परचेज 10% ऑफ डेट, ठीक है, 25 लाख हो गया आपका, ठीक है, और सॉरी 2.5 लाख हो गया, 2.5 लाख का 10% वो क्या करेगा, विच विल प्रोवाइड ₹25,000 इंटरेस्ट, ठीक है भाई। अर्निंग्स उसको इस 2.5 लाख से कितनी ही विल अर्न, ही विल अर्न कितना, इसका 2.5 लाख यानी कि 10% वाले हैं, यानी कि 25,000 रुपए उसे इंटरेस्ट के तौर पे, यस सर। as he will earn ₹25,000 as interest, ठीक है। और यहां पे आ जाओ, अब वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या है आपका,
25,000, 10% of L's equity at a cost of rupees 1,25,000। ठीक है, इक्विटी कितनी थी आपकी? इक्विटी इसकी कितनी आ रही थी? 12,50,000। यस सर, 12,50,000 सर। तो उसका 10% वो खरीद लेगा। सर 1,25,000। 1,25,000। He will purchase 10%, यानी कि जो इसका था ठीक है, 10% कितना था? 10% ऑफ 12,50,000, यानी कि रुपीज 1,25,000 वो क्या करेगा यहाँ पे? इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा। और उसका उसके ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है? रिटर्न कितना है भाई? इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है? 20%। 20%। he will earn कितना है भाई? सर 20%। 20% on rupees 1,25,000, that is rupees 25,000। ठीक है जी, ठीक है। अब यहां पे देखो उसने टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी है? टोटल, अब यहां पे देखो, ये आपको समझ में आ गया। अब यहां पे देखो, अब हम करते हैं अवेलेबल फंड्स कितने हैं उसके पास, या उसकी पोजीशन यहां पे हम कर लेते हैं। यहां पे जो आपको, जैसे आपको समझ में आता है, हिज पोजीशन इन फर्म यू। फर्म यू में उसकी पोजीशन कितनी थी? इन्वेस्टमेंट कितनी थी उसकी? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट कितनी थी उसकी? कितनी थी भाई? 4,00,000। इन्वेस्टमेंट उसकी थी, इक्विटी में किया है ना भाई उसने, क्योंकि वो तो आपका अनलेवर्ड फॉर्म है, तो जो इन्वेस्टमेंट होगी वो इक्विटी में होगी। 40 लाख की आपकी इक्विटी आई है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितने आई है? 40 लाख। 40,00,000। और उसका 10%, 4,00,000। 4,00,000। 10%। ठीक है, तो यहाँ पे रुपीज 4,00,000। ठीक है जी। हिज अर्निंग्स कितना है भाई? उसको कितनी अर्निंग हो रही है? उसको ईबीआईटी माइनस में कुछ भी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। ईबीआईटी कितना था आपका? 5,00,000। उसका यस। 10% उसको मिल रहा है, तो कितनी अर्निंग हो रही है उसे? 50,000। 50,000। ठीक है जी। अब यहां पे देखो उसके पास अवेलेबल फंड्स कितने हैं। ठीक है जी, अगर हम बात करें अवेलेबल फंड्स की, अगर हम बात करें, या ठीक है जी, आप यहां पे देखो उसके पास क्या है। उसने 10% जो है यहाँ पे, अगर उसके पास टोटल, उसके पास कितने हैं? 4,00,000 है। अगर हम देखें उसके पास 4,00,000 है, जो उसे क्या है, उसने सेल करके, उसने जो उसका जो शेयर था यू में, उसको शेयर को सेल करके उसके पास 4,00,000 रुपए आए हैं। अब उनको वो कैसे इन्वेस्ट करेगा? ये देखो, 4,00,000 में से वो 10% तो क्या खरीद लेगा आपका?
10% शेयर इन एल। तो एल में कितना है भाई? शेयर इक्विटी मार्केट वैल्यू ऑफ एल कितनी है भाई? हाँ जी, मार्केट वैल्यू ऑफ एल कितनी है? ऊपर देखो 37,50,000। भाई, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी पूछा मैंने, फर्म नहीं पूछा। सर 12,50,000। 12,50,000। ठीक है, उसने मार्केट वैल्यू इसका खरीद लिया आपका 12,50,000 का 10%, यानी कि 1,25,000। ठीक है जी, 1,25,000 ये खरीद लिया। ठीक है, और उसने क्या किया? 10% ऑफ 10% वाले डिबेंचर खरीद लिए। कितने? यानी कि उसका 10% खरीदा है, यानी कि 10% ही उसका रिस्क में भी हिस्सा हो गया। यानी कि जितने के डेट थे उसमें लेवर्ड फॉर्म में, उतना ही, यानी कि उसका 10% का रिस्क उसने भी उठा लिया। कितने थे डिबेंचर्स भाई उसमें? 25 लाख। 25 लाख। 25 लाख के डिबेंचर्स उसके थे, तो उसने 10% का रिस्क उठा लिया। कितने परसेंट वाले डिबेंचर्स थे? 10% वाले। 10% वाले। 10% डिबेंचर्स इन एल। ठीक है जी, और वो कितने वाले परसेंट डिबेंचर्स थे आपके? 10% वाले थे। और 10% का हिस्सा, क्योंकि उसने पूरी कम उसका खरीदा है, तो वो उतने ही हिस्से का वो डिबेंचर्स में भी उस रिस्क उठाया है। तो उसका अब यहाँ पे कितना आ गया? ये कितना आ गया आपका? सर 2,50,000। 2,50,000। 2,50,000। ठीक है जी, 2,50,000। अब यहां पे देखो, हिज अर्निंग्स इन, या हिज पोजीशन आप कर सकते हो, हिज अर्निंग्स, या आप हिज पोजीशन करो। ठीक है ना? हिज पोजीशन इन एल। ठीक है जी, हिज पोजीशन इन एल क्या पोजीशन होगी? अब उसने कितना होगा भाई? हिज इन्वेस्टमेंट। यहां पे उसने इन्वेस्टमेंट कितनी की है भाई? 3,75,000 की। हिज इन्वेस्टमेंट इन एल कितना है जी? 3,75,000। ठीक है जी, उसके बाद हिज अर्निंग्स, हिज हिज अर्निंग्स, अर्निंग्स कितनी है उसकी भाई? इक्विटी शेयर्स आपके कितने हैं? 12 लाख, हाँ सॉरी, हाँ 1,25,000 का उसका 10% का हिस्सा है एल में। और उसके ऊपर कितनी मिल रही है उसको? डिविडेंड कितने परसेंट है? यानी कि कॉस्ट ऑफ सर इक्विटी 20%। 20%। तो उसकी अर्निंग्स इन एल 10% ऑफ 1,25,000। ठीक है, ये बेसिकली क्या है आपका? इक्विटी, इक्विटी डिविडेंड। ठीक है जी, इक्विटी पे डिविडेंड मिलता है आपको, इक्विटी डिविडेंड। कितनी है जी इनकम इसकी? कितनी हो जाएगी? 20% है, यस सर। है। सिमिलरली अर्निंग्स इन एल डिबेंचर्स 10% वाले डिबेंचर्स हैं यस सर। ऑफ 2.5 लाख।
डिवेंचर इंटरेस्ट। डिवेंचर इंटरेस्ट कितना है भाई? 2.5 लाख का 10%, सर 25। 2,50,000। क्या बोल रही है? हाँ जी, ये कौन थे? अंजलि है क्या ये? His earnings in L, his earnings in firm L कितनी हो गई जी? 50,000। और वो किसके बराबर है आपका? यू की अर्निंग के बराबर है। यस सर। यू में भी अर्निंग्स आपकी 50,000 थी और एल में भी आपकी अर्निंग्स 50,000 है, लेकिन यहां पे आपने कितने बचा लिए? सर 25,000 रुपए का फर्क आ रहा है। हाँ 25,000 रुपए आपने बचा लिए, यानी कि आपका आपका जो है 25,000 रुपए आपने कम इन्वेस्ट करके आपने सेम रिटर्न कमा लिया। ठीक है, तो वही आपका क्या कहता है कि भाई आपका बेसिकली आर्बिट्रेज प्रोसेस ही वर्क किया। आर्बिट्रेज प्रोसेस बेसिकली क्या कहता है कि भाई कोई भी फर्म जो है जिनकी जो सिमिलर है, आइडेंटिकल है हर तरीके से, उनकी जो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म है वो कभी भी अलग डिफरेंट नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि जो आपके मार्केट वैल्यू जिस भी फर्म की ज्यादा है उसके शेयर्स को सेल करने लगेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर्स क्या है, रैशनल है, वो उसको सेल करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें कम इन्वेस्टमेंट करके उन्हें सेम रिटर्न मिलेगा। और जैसे जैसे आपके एक की सेल होने लगेगी तो उसकी डिमांड, सॉरी, उसकी जो सप्लाई है मार्केट में वो ज्यादा हो जाएगी, जिससे उसके मार्केट प्राइस कम हो जाएंगे। और जिसके आपके मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कम है उसकी डिमांड ज्यादा होने लग जाएंगी, क्योंकि उनको परचेज करने लग जाएंगे लोग। तो उसकी डिमांड ज्यादा होने से उसके प्राइस जो है इंक्रीज होने लग जाएंगे। और ये चीज तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपके मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स जो है दोनों बराबर नहीं आ जाते। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स जब तक दोनों बराबर नहीं आते जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है जी, हो गया क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर, हो गया क्लियर। ठीक है जी, अब आपको ये दोनों समझ में आ गए। रिवर्सल प्रोसेस में भी किया हमने वही है। ठीक है, हमने वही किया है। ठीक है, उसके बाद यहां पे एक और चीज आपको दिया हुआ है, क्या है नीचे क्वेश्चन में? X would prefer alternate U to L as he is able to earn the same income with smaller investment of 3,75,000 in L as compared to investment of 4 lakh in U. If he invests the entire sum of 4 lakh in L, since debt equity ratio of L is 2:1, he will invest 2/3 of 4 lakh in debt and balance in equity. तो ये आपका अलग से दिया हुआ है, इसका कोई आपका है नहीं। ठीक है, thus above illustration it is clear that the reverse arbitrage process will make value of both the firms identical. Approach shows that the value of levered firm can neither be greater nor smaller than that of an unlevered firm. The two must be equal. Usage of debt in the capital structure of the firm has neither any advantage nor any disadvantage. The principle involved is simply that investors are able to reconstitute their former position by offsetting changes in the corporate leverage with personal leverage. ठीक है जी, ये आपका है मोडी, गिलानी एंड मिलर अप्रोच। इसी तरीके से बस आपने देखना है कि भाई आपका कौन सा शेयर जो है आपका किसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है और किसकी मार्केट वैल्यू कम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है, अभी तक हमारा ये वाला जो पार्ट था उसमें क्या था, हम करते आ रहे थे कि भाई उसके अंदर आपके टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है जी, हमने क्या किया था जब हमने अप्रोच शुरू किया था, अप्रोच क्या कहता है कि भाई आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की तरह है, बस नेट ऑपरेटिंग इनकम
अप्रोच में बिल्कुल बिहेवियरल रीजन जस्टिफिकेशन के साथ नहीं बताया गया था कि ये आपका कांस्टेंट क्यों रहता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म कांस्टेंट क्यों रहता है, और जबकि एमएम अप्रोच में आपका विद आर्बिट्रेज प्रोसेस विद बिहेवियरल रीजंस जस्टिफिकेशन देके उसको समझाया गया है कि क्यों आपका ये जो वैल्यू ऑफ फर्म जो है दोनों का अलग अलग नहीं रह सकता, ठीक है, जिसके अंदर आपका क्या है, टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं करते थे। अब क्या है, एमएम अप्रोच है। यहां पे क्या है, व्हेन कॉर्पोरेट टैक्सेस आर अज्यूम्ड टू एग्जिस्ट। आर अज्यूम्ड टू एग्जिस्ट, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्सेस अब यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, उस केस में आपका जैसे हमने वो फॉर्मूला किया था ना एक, उसी की तरह है। कैसे? सर एक बार जो पहले आपने बताया था। हाँ जी, जैसे उसमें हमने लेवर्ड और अनलेवर्ड वाला था, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म प्लस में dt, ठीक है जी, यही है आपका फॉर्मूला। तो इसके अंदर क्या कहता है, मोडी गिलानी एंड मिलर एग्रीड दैट द वैल्यू ऑफ द फर्म विल इंक्रीज and the cost of capital will decline with the use of debt if corporate taxes are considered, ठीक है। यहां पे वो क्या कहता है कि हाँ, अगर आपका कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट करता है तो आपका अगर आप डेट यूज करते हो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में तो वो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट करेगा, ठीक है जी। यानी कि वैल्यू ऑफ फर्म और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा अगर आपका कॉर्पोरेट टैक्सेस एग्जिस्ट करता है और आप उस केस में आपका डेट जो है वो ज्यादा यूज करते हो, सिंस interest on debenture is tax deductible, the effective cost of borrowing will be less than the rate of interest. Hence, the value of the levered firm would exceed that of the unlevered firm by an amount equal to the levered firm's debt multiplied by the tax rate, ठीक है जी। किस अमाउंट से ज्यादा आएगा उसका वैल्यू ऑफ फर्म, डेट इनटू में मल्टीप्लाइड बाय द टैक्स रेट, ठीक है। वैल्यू ऑफ द लेवर्ड फर्म कैलकुलेटेड बाय द ऑन द बेसिस ऑफ द फर्म दिस। अनलेवर्ड फर्म का आप जैसे आप निकालते आए हो, जैसे फॉर्मूला आपका होता है अनलेवर्ड फर्म का, ठीक है, अनलेवर्ड फर्म का ईबीआईटी माइनस में आपका इंटरेस्ट और टैक्स रेट माइनस कर दो, ठीक है। इंटरेस्ट होगा नहीं तो सीधा आपका ईबीआईटी माइनस में टैक्स रेट हो जाएगा, उसको माइनस करोगे, ठीक है, और वहां से आप वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लो, वैल्यू ऑफ फर्म, और उसके बाद आपका, ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप निकाल सकते हो, ठीक है, हो जाएगा ये। यस सर, ये तो पहले भी Yes, कर ठीक है, ये आपका सिंपल है, आपने वैल्यू ऑफ फर्म उसी तरीके से निकालना है। Yes. अनलेवर्ड फर्म का ईबीआईटी अपॉन में माइनस में, क्योंकि इंटरेस्ट है नहीं तो सीधा आप लोग ईबीआईटी का टैक्स रेट माइनस कर दोगे, ठीक है जी। ठीक है, टैक्स रेट माइनस करके आपका वो आ जाएगा आपका अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लो, ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ वहां से, क्योंकि मार्केट वैल्यू ऑफ, क्योंकि ये आपका ऑल इक्विटी फर्म है तो जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है या जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वही आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है। अगर यहां मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपका यहाँ पे
ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शब्द ना लिख के आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिखा हो तो उसका मतलब भी क्या है आपका वही है, क्योंकि इसके अंदर आपका लेवरेज तो है नहीं, डेट तो है नहीं, यानी कि इक्विटी की ही कॉस्ट है वो सारी जो भी है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखा हो या कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिखा हो बात एक ही है। तो यहाँ पे वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको गिवन होगा, ठीक है, मार्केट वैल्यू से, वहां से आप उसकी फर्म की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है जी, हो जाएगा। यस सर। हो जाएगा। ठीक है, ओके, हाँ जी। उसके बाद अब यहाँ पे आपका आता है, देखिए इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत है नहीं हमें। ओके, तो यहाँ पे ओके, हाँ जी गर्ल्स, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने neither I need to present anything. ओके, हाँ जी गर्ल्स, तो अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं आपका लिमिटेशंस क्या क्या होंगे, ठीक है, लिमिटेशंस या आप कहें क्रिटिसिज्म, लिमिटेशंस या फिर अगर हम कहें क्रिटिसिज्म, आपका क्या है, आपका क्रिटिसिज्म क्या होगा एमएम अप्रोच का। तो उस केस में आपका सबसे पहला क्रिटिसिज्म क्या है आपका, रिस्क परसेप्शन ऑफ पर्सनल एंड कॉर्पोरेट लिवरेजेस आर डिफरेंट। यानी कि जो हमने एज्यूम किया है, हमने अजम्पशंस पढ़ी थी एमएम अप्रोच की, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि आपका जो इन्वेस्टर है, जो आपका इन्वेस्टर है वो भी उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले सकता है, सेम रिस्क परसेप्शन पे उसको लोन मिल जाएगा जो कि आपका एक कॉर्पोरेट फर्म को मिलता है। यानी कि अगर आपको 10% पे डिबेंचर्स पे अगर आपको मिल रहा है तो उस इंडिविजुअल इन्वेस्टर को भी आपको 10% पे ही लोन मिल जाएगा। तो वो आपका वो क्या कहता है, ये बात सही नहीं है। कैसे? It is incorrect to assume that the personal leverage is a perfect substitute for corporate leverage. Liability of an investor is limited in corporate enterprises, whereas the liability of an individual borrower is unlimited, as even his personal property is liable to be used for payment to lenders. ठीक है जी, यानी कि जो आपका कहा गया है उसके अंदर कॉर्पोरेट लिवरेज में क्या है, कॉर्पोरेट लिवरेज में आपका क्या है कि उसका वो आपका उसी अमाउंट तक वो पर्सनली लाइबल नहीं होता। वो कैसे होता है आपका, लाइबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बोरोवर यहाँ पे क्या है, इज अनलिमिटेड एज इवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी इज लाइबल टू बी यूज्ड फॉर पेमेंट टू लैंडर्स। ठीक है, लेकिन कॉर्पोरेट में आपका ऐसा नहीं है, जितना अमाउंट उसका डिबेंचर्स का है उसका वो उतना ही वो भुगतान करेगा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या कहता है, डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बाय द फर्म एंड इंडिविजुअल्स, ये भी हमने पढ़ा था। डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स कैसे, the assumption that the firm and individual can borrow at the same rate of interest does not hold good in practice because of the substantial holding of fixed assets. Firms have a higher credit standing and as a result they are able to borrow at lower rates of interest than individual. इन्होंने दोनों ही पॉइंट्स के लिए अलग अलग, एक ही पॉइंट्स का जैसे हम कह रहे थे, क्योंकि assumption आपका क्या था उसके अंदर कि वो आपका सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और सेम टर्म्स एंड कंडीशन पे वो इंडिविजुअल भी बोरो कर सकता है जिस पर फर्म कर सकती है। उसी एजम्पशन को उसने दो भागों में बांट दिया है, एक तो रिस्क परसेप्शन की वजह से कि उसका रिस्क ज्यादा होता है इंडिविजुअल का पर्सनल लोन लेते वक्त, क्योंकि उसके पर्सनली लायबल होता है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी लैंडर्स उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन आपका कॉर्पोरेट लिवरेज में ऐसा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे वो क्या है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, यानी कि
उसको उसकी जो इंडिविजुअल की वो इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि फर्म के पास फिक्स्ड एसेट्स होते हैं और बहुत सारे सोर्सेस होते हैं जिससे वो लोन चुका सकते हैं, लेकिन पर्सनल लेवरेज या पर्सनल लोन लेते वक्त इंडिविजुअल के पास इतनी अच्छी क्रेडिट स्टैंडिंग नहीं होती। कन्वीनियंस क्या कहता है? The corporate borrowing is more convenient to the investor because the formalities and procedures in borrowing are to be observed by corporates, while these will be responsibility of the individual in case of personal borrowing। ये उन्होंने वैसे ही ऐड कर दिया एक तरह से कि भाई आप जब कॉर्पोरेट लिवरेज ले रहे हो, यानी कि जो डिबेंचर्स के थ्रू वो कर रहे हो आप, तो उस केस में आपका क्या है, जो सारा हेडेक है वो कॉर्पोरेट जो एक्सपर्ट्स हैं जो इस चीज में डील करते हैं वो देखते हैं, सारी जिम्मेदारी उनकी होती है। लेकिन जब आप पर्सनल लिवरेज ले रहे हो, पर्सनल लोन ले रहे हो, तो उस केस में सारा सब कुछ आपको काम करना होता है, सारी चीजों पे आप ही ने पर्सनली ध्यान देना पड़ता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यहाँ पे भी वो क्या कहता है, हमने अजम्पशन पढ़ी थी कि देयर आर नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन एमएम अप्रोच में अजम्पशन पढ़ी थी, यानी कि जो बाय और सेल हम करते हैं सिक्योरिटीज का, चाहे वो शेयर्स हो डिवेंचर्स हो, उनकी कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगती। लेकिन ऐसा नहीं है रियलिटी में, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपकी लगती है। जैसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंटरफेयर्स विद द वर्किंग ऑफ आर्बिट्रेज प्रोसेस because of brokerage fees and other costs in the buying and selling securities. It would become necessary to invest a greater amount in order to earn the same return. As a result, the levered firm will have a higher market value। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस, कई तरह की जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं वो अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस उनकी तरफ से लगी होती है। कौन कौन सी है? Institutional restrictions stand in the way of smooth operations of arbitrage process. Several institutional investors such as Life Insurance Corporation of India, UTI, commercial banks, and so on are not allowed to engage in personal leverage। ठीक है जी। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ टैक्स, ये भी आपका है, ठीक है। और इसके अलावा एग्जिस्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स के अलावा एक और आप इसमें क्रिटिसिज्म में ऐड कर सकते हैं, 100% पे आउट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, 100% पे आउट ऑफ डिविडेंड, जो भी आपका प्रॉफिट है वो सारा 100% एज ए डिविडेंड पे कर दिया जाता है, जो कि आपका इतना रियलिटी में 100% डिविडेंड जो है वो नहीं दिया जाता, कुछ ना कुछ आपका प्रॉफिट के लिए मतलब फ्यूचर के लिए बचा लिया जाता है। ठीक है जी। हाँ जी, तो आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है। बेसिकली आपका हमारा जो है हर यूनिट से आपका एक एक टॉपिक हो गया है, 4 यूनिट्स आपकी कवर हो गई हैं। बाकी अब मैं कोशिश करूंगा आपका थोड़ा बहुत और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी गर्ल्स, आवाज आ रही है? ओके सर। यस सर, जी सर। ठीक है ना, क्योंकि जो बेसिकली जो मेन पार्ट्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं, बाकियों में से हम जैसे भी होगा जो भी थोड़ा बहुत थ्योरी का करेंगे, थ्योरी के क्वेश्चंस करेंगे इनके, बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं और जो भी प्रैक्टिकल पार्ट है उनमें से वो हम करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके यस सर। सर। ठीक है। तो आपका भी मैं 1 या 2 दिन में कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा ये लैपटॉप दिक्कत कर रहा है। बाकी मैं आपका जैसे ही हो जाएगा आपके जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो आपको वो भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आप उससे भी थोड़ा बहुत आप आइडिया मिल जाएगा आपको। ठीक है, इनकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए, और किसी को कुछ पूछना है गर्ल्स? हाँ जी गर्ल्स, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। किसी को कुछ नहीं पूछना? हाँ जी, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है भाई किसी के पेरेंट्स सर हमारी वगैरह? क्लास में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नहीं, अच्छा, वो नहीं हुआ नेहा है। की मॉम एक्सपायर हाँ हुई ना, शिवांगी जी, हाँ हाँ, डेथ हुई है। हाँ, लेकिन उसका केस अलग है सर, उसकी मदर हाँ हार्ट हाँ, अटैक से एक्सपायर हार्ट हुई है। अटैक से हुई थी। हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। और आप लोग फिर भी आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको ये सर्कुलेट कर देना ये चीज। और यस। अगर ऐसे कोई स्टूडेंट है क्लास में या जो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ज्वाइन नहीं हो पाती है,
जिसके पास नहीं है फोन या व्हाट्सएप, तो उसको किसी न किसी तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंचा देना और उसकी डिटेल्स मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। ओके सर। ओके चलिए, ठीक है शिवांगी, अटेंडेंस दे देना फिर। ओके सर। ओके चलिए, थैंक यू क्लास।